बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो नैब की तरफ से, नैब की जानिब से एक बड़ा ही अफसोसनाक कार्रवाई जो अब से कुछ रोज़ कबल कराची में वाक़े NICVD अस्पताल पर उसका रेड था, उसको कंडेम करना और कंडेम करने के साथ साथ मायूसी का इजहार करना कि दुनिया भर में जो इदारे आवाम की खिदमत करते हैं, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, उसको किस तरीके से उसकी पजीराई की जाती है, किस तरीके से उसकी खिदमत को अप्रिशिएट किया जाता है ताकि उसमें काम करने वाले लोग इत्मीनान के साथ बैठें और अवामी खिदमत करते रहें। उनको पता हो कि हम बिला इम्तियाज इंसानी खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नया पाकिस्तान जो कि अगस्त 2018 में मार्ज़े वजूद में आया, उस नए पाकिस्तान में इज्जत व एहतराम नाम की कोई चीज़ नहीं है। इदारों की हुर्मत किसी काम की चीज़ नहीं है। लोगों को इनकरेज करना कि आप इंसानियत की खिदमत करें, हम आपके साथ खड़े हैं, वो प्रायोरिटी इमरान खान न्यादी साहब की हुकूमत की नहीं है। और आपने देखा कि माजी में तो नैब सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई करता था, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई करता था। अब लगता है इमरान खान साहब ने नया फैसला किया है कि वो इदारे जो इंसानियत की खिदमत करते हैं लेकिन उनका ताल्लुक चूंकि सिंध हुकूमत से है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से है, तो उनको भी अब अपने रेडार पे रखना है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। मैं समझता हूं, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ऐसे इदारों को जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, ऐसे लोगों को जो इन मुश्किल हालात में पेशेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक करना शर्मनाक है और इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहूँगा NICVD के हवाले से। NICVD वफाकी हुकूमत का अस्पताल था जो कि आज से तकरीबन 60 साल कबल स्टैब्लिश किया गया कराची शहर में, और उन 60 सालों में NICVD का एक नाम जो मुल्क भर में, दुनिया भर में स्टैब्लिश हुआ, वो 2010-2011 के बाद हुआ, जब NICVD को 18वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के कंट्रोल में कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले NICVD कराची को रिवैम्प करने का, उसको इम्प्रूव करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया, और 2014-15 में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था कि इस इंसानियत की खिदमत को हमें एक्सपैंड करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने NICVD को ग्रो करने का, NICVD को एक्सपैंड करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया। नतीजा यह हुआ कि NICVD कराची से बाहर निकल के हैदराबाद में, टंडो मोहम्मद खान में,
मिट्टी में, सेवन में, खैरपुर में, नवाबशाह में, लाड़काना में, सखर में और आखिर में लियारी के अंदर उसका 10वां सेंटर सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया। यानी कि एक NICVD था 60 साल से, सिंध हुकूमत ने 5 सालों में उस NICVD के एक अस्पताल को 10 अस्पतालों में कन्वर्ट किया। यानी कि सिंध भर से पेशेंट को अब कराची आने की जरूरत नहीं है। अब मिट्टी में बैठा हुआ शख्स कराची नहीं आएगा, सखर में बैठा हुआ शख्स कराची नहीं आएगा, खैरपुर में बैठा हुआ शख्स कराची नहीं आएगा, लाड़काना में बैठा हुआ शख्स कराची नहीं आएगा। ये अपने अपने डिविजन्स में, अपने अपने अजला में उनको तिब्बी इमदाद दिल के हवाले से प्रोवाइड की जाएगी। और ये तिब्बी इमदाद जो कि दुनिया भर में बहुत महंगी है, बल्कि दुनिया भर क्या, पाकिस्तान भर में, अगर आप सिंध का बॉर्डर क्रॉस कर लें और आप पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, तो आपको NICVD के तर्ज का कोई और इदारा नजर नहीं आता। ये सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इंसानियत के नाम पर की जाती है। कौन करता है? हुकूमत, सिंध की आवाम अपने बजट के जरिए वो पैसे फराहम करती है और NICVD की मैनेजमेंट, NICVD के डॉक्टर्स, NICVD के पैरामेडिकल स्टाफ पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। इन 10 अस्पतालों के अलावा सिंध भर में सिंध हुकूमत ने NICVD के 18 चेस्ट पेन यूनिट स्टैब्लिश किए। चेस्ट पेन यूनिट समझने की जरूरत है, दुनिया भर में इसका कॉन्सेप्ट आपको नजर नहीं आएगा। यह पाकिस्तान में सूबाई सिंध में इसकी इख्तिरा आई। क्योंकि दिल की तकलीफ आपको होती है तो आपके लिए लम्हा ब लम्हा कीमती होता है। कभी कभार कुछ मिनट जानलेवा साबित हो सकते हैं। अस्पताल पहुंचने में आपको टाइम लगता है। तो कराची शहर में, कराची के 14 मुख्तलिफ मकामात पर NICVD के ये चेस्ट पेन यूनिट स्टैब्लिश किए गए सड़कों पर, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको दिल का कोई आर्जा हो, तकलीफ हो, तो आप फौरी तौर पर वहां पर जाएं। आपका ECG होगा, आपको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाएगी और अगर आपको अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत है, आपको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। 14 ऐसे चेस्ट पेन यूनिट कराची शहर में। ये कहते हैं पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को कराची में दिलचस्पी नहीं है। 14 चेस्ट पेन यूनिट कराची शहर में और 4 और चेस्ट पेन यूनिट बदीन में, उमरकोट में, मीरपुर खास में, घोटकी में सिंध हुकूमत ने स्टैब्लिश किए ताकि लोगों को ये कार्डियक केयर मिल सके। नतीजा ये हुआ कि NICVD को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली। NICVD सिंध हुकूमत का NICVD, लेकिन पजीराई मेरे पाकिस्तान को मिली, पाकिस्तानी कौम को मिली कि पाकिस्तान का एक अस्पताल को इंटरनेशनली, बैनुल अक़वामी सतह पर एक्नॉलेज किया जाता है। उस अस्पताल को साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा कार्डियक हेल्थ केयर का इदारा करार दिया जाता है बैनुल अक़वामी सतह पर। दुनिया में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, बुनियादी एंजियोप्लास्टी जो होती है, उसका सबसे बड़ा मरकज NICVD को करार दिया गया है। ऐसा कोई मिसाल आपको नहीं मिलती जो कि फ्री, इतनी महंगी अद्वियात, ट्रीटमेंट आपको कोई कर रहा हो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध के अंदर सरकारी सतह पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत इंसानियत की खिदमत कर रही है। सामने आपको देना चाहूंगा ताकि आप लोग समझ सकें, बता सकें
कि किस तरीके से ये अदारा लोगों की खिदमत कर रहा है। मैं आपके सामने नंबर्स पेश करता हूं। मैंने आपको बताया कि 2010-11 में मुंतकिल हुआ, इस इदारे को रीवैम्प किया हमने, और 2015 से इस इदारे को एक्सपैंड करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 2015 में NICVD ने 6,43,557 पेशेंट्स ट्रीट किए, 6,43,597 पेशेंट्स 2015 में मुफ्त। 2016 में इन पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हुआ और 7,29,791 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। फिर 2017 में ये नंबर बढ़ के 10,26,040 हो गया। 2018 में ये नंबर बढ़ के 17,59,990। 2019 में ये नंबर बढ़ के 22,91,733 हो गया। और 2020 अगस्त तक, 2020 के साल 10,13,800 पेशेंट्स को NICVD में ट्रीट किया गया है। ये कुल मिला के जो 5 सालों का मैं आपको फिगर दे रहा हूं, 2015 से लेके 31 अगस्त 2020 तक 74,65,158 पेशेंट्स हैं जिनका मुफ्त इलाज NICVD में हुआ है। 74,65,158 पेशेंट्स। इसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी कि किस तरीके से इंसानी खिदमत का सफर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने NICVD के जरिए स्टार्ट किया। और यह सफर इंशाअल्लाह तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद जारी और सारी रहेगा। जितनी सपोर्ट इस इदारे को, इसके डॉक्टर्स को, स्टाफ को सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, सिंध गवर्नमेंट करेगी। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का है, पीपल्स पार्टी का है। इस NICVD को तो हम मुल्क के हर हिस्से में इंशाअल्लाह एक्सपैंड करेंगे, पाकिस्तान के हर हिस्से में हम लोगों को लेके जाएंगे। क्यों? वो यूं कि आज भी NICVD में पाकिस्तान भर से पेशेंट्स आते हैं, और मैं आज वो भी आपको नंबर देता हूं। साल 2019, एक साल का मैं आपको फिगर कोट कराऊंगी। आजाद कश्मीर से NICVD में 5,329 पेशेंट्स आए और मुफ्त इलाज से मुस्तफीद 329 पेशेंट्स। बलूचिस्तान से 1,18,040 पेशेंट्स आए, 1,18,444 पेशेंट्स आए। गिलगित बल्तिस्तान से 3,776 पेशेंट्स आए, 3,776 पेशेंट्स। और हमारा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हालिया इंतखाबात हैं उसमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी और इस NICVD का सूबाई सिंध के बाहर जो पहला सेंटर इंशाअल्लाह स्टैब्लिश करेगी वो हम गिलगित बल्तिस्तान में इंशाअल्लाह स्टैब्लिश करेंगे, ताकि हमारे भाई बहन गिलगित बल्तिस्तान से उनको कराची आने की ज़रूरत ना हो, उनको उनके एरिया में वो ट्रीटमेंट मिले। खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर माशाअल्लाह फरिश्ते हुकूमत करते हैं, नेक लोग हुकूमत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां से 24,123 पेशेंट्स आए। 24,123 पेशेंट। मुझे कहेंगे ये लोग तो मैं एड्रेस के साथ, NIC के साथ उनकी तफसीलात दे दूंगा। दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं इन्होंने वहां पे, लेकिन लोग आते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के NICVD में इलाज कराने के लिए। और पंजाब से 41,534 पेशेंट्स हैं जो कि 2019 में ट्रीटमेंट के लिए NICVD आए थे। यानी कि 2019 में
2019 में मैंने आपको जो फिगर कोट किया था, 22,91,000 पेशेंट्स को एनआईसीवीडी ने ट्रीट किया था। उसमें से 1,93,000 पेशेंट पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से आए थे। ये शो करता है, ये बैरोमीटर है कि किस तरीके से मुल्क भर से पेशेंट्स अपने एरिया की हेल्थ फैसिलिटी में मुतमईन नहीं है, उनको इत्मीनान नहीं है। वो आते सूबाई सिंध है और फिर इलाज से मुस्तफीद होते हैं। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद नियाजी का अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो नजरें जमाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के एनआईसीवीडी के ऊपर। नैब को कार्रवाई करनी है तो उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं करता जिन्होंने इस मुल्क में, इस कौम को अरबों रुपए का चीनी स्कैंडल में टीका लगाया। नैब को इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, छापे मार रहे हैं, तो नैब को जिन लोगों ने गंदुम का बहरान क्रिएट किया इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर छापे क्यों नहीं मारते? चीनी पिछले 2 सालों में 55 रुपए किलो से 110 रुपए किलो हो गई। नैब की कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। आटा इस वक्त मुल्क भर में नापैद हो चुका है, कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में जब हुकूमत टेक ओवर की थी तो पाकिस्तान आटा, गंदुम इंपोर्ट करता था। वही पाकिस्तान की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अच्छी पॉलिसीज की वजह से आटे को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, चीनी को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और इन नालायकों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान एक्सपोर्ट, शुगर एक्सपोर्टिंग कंट्री से वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री से शुगर इंपोर्टिंग कंट्री, वीट इंपोर्टिंग कंट्री बन गया। इसके ऊपर नैब कोई कार्रवाई नहीं करती है। अरबों रुपए इन माफियाज ने कमा लिए हैं, इसके ऊपर नैब कोई कार्रवाई नहीं करती। वजीर आजम की इजाजत से, वजीर आजम की रजामंदी से वफाकी हुकूमत चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत करती है। वजीर आजम से कोई पूछगछ नहीं होती, लेकिन हां, डॉक्टर से पूछगछ करनी जरूरी है कि तुम इंजेक्शन कितने का लगा रहे हो, तुम एंजियोप्लास्टी सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये नैब का काम है, अस्पतालों को देखेगा। वो अस्पताल, वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो कि लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं बराए मेहरबानी चेयरमैन नैब को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग एक्चुअली आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, जो लोग बार बार नोटिस लेके पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकालते हैं, अपने मुंह पे यूं हाथ करके आवाम की चीखें निकालते हैं, उनका नोटिस ले, उनकी कार्रवाइयों को देखें। इस वक्त जो महंगाई पाकिस्तान में है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस वक्त जो बेरोजगारी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत का इन्होंने हाल किया है वो उतना ही बुरा है जो इमरान खान साहब ने उर्दू जबान के साथ किया है। माशियत तो नोटिस लेना है तो इस तरह की चीजों के ऊपर नोटिस लें। नोटिस लेना है तो आवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका नोटिस लें, जो लोग ज्यादती कर रहे हैं उनका नोटिस लें, उन लोगों का जो कि खिदमत कर रहे हैं, खिदमत पर बिलीव करते हैं, उनके साथ इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो मैं समझता हूं हम दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से एक गलत मैसेज दे रहे हैं और हम इन बहादुर लोगों को जो कि इंसानियत की इन मुश्किल हालात में खिदमत करते हैं, हम उनको इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि कल वजीर आजम पाकिस्तान, ये करके आपके पास, कल वजीर आजम पाकिस्तान ने गिलगित में तकरीर करते हुए कहा था
कि जी पहले मैं इस माशियत को देख रहा हूं और अब मैं अमन अमान यानी कानून की हुक्मरानी को देखूंगा, तो क्या दिल के वार्ड पर नेप भेजना कानून की हुक्मरानी की तलकीद करता है? अब पता नहीं माशियत होता क्या है, मतलब मुआशी प्लान होता है या मईशत होती है? ये माशियात जो नई है कि उन्होंने उर्दू इस्तिलाह में, मैं समझता हूँ शिबली फराज साहब को वजीर आजम साहब से बात करके कुछ उर्दू के ऊपर ट्यूटरिंग करने की ज़रूरत है। इसी तरह उनकी इकोनॉमिक्स टीम के ऊपर भी ट्यूटरिंग करने की ज़रूरत है। मैं बड़ा क्लियर हूँ, जब जब वजीर आजम ने किसी चीज़ का नोटिस लिया है उसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता है। जब जब उन्होंने यूं किया आवाम की चीखें निकल गई। तो मैं तो ये विनती करूंगा कि भाई ये करना छोड़ दें, नोटिस लेना छोड़ दें। आप बड़े हैंडसम वजीर आजम है, कप्तान है, बस आप करें, आप कुछ ना करें, क्योंकि आपके नोटिस से बहुत परेशानियों में गरीब आवाम का इजाफा हो जाता है। जी जिनको मिलियन में तनख्वाही की जा रही है, ये मामला वहां पर है, इलाज पर इसको कोई चीज नहीं है जिससे छापा मारे, ये इरेगुलरिटीज हैं, बता दीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि वफाकी हुकूमत में स्पेशल असिस्टेंट्स की भरमार है। ऐसे स्पेशल असिस्टेंट जिनके बारे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आप लोग खुद मीडिया पर बार बार खबरें नशर करते हैं, उसके ऊपर तो कोई नोटिस नहीं लेता, उसके ऊपर तो कोई चीज नजर नहीं आती। ये वो वफाकी काबीना है जिसने पाकिस्तान को वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री से वीट इंपोर्टिंग कंट्री में कन्वर्ट कर दिया। इनको शर्म आनी चाहिए। इनका वफाकी वजीर ट्वीट करता है कि ये देखो जहाज आ गया, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें तो मैं कहूंगा चले ठीक है। अगर कोई बेजाब्तगी है, अगर है, तो मेरे ख्याल में NICVT की इंक्वायरी तो 2016-17 से कर रहे हैं लोग, 4 सालों में बहुत सारी चीजें स्टैब्लिश हो जाती। अगर बेजाब्तगी है तो छापा मारने की क्या जरूरत है? आपको इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी, करें जी। जिस बंदे का ताल्लुक सिंध हुकूमत से होगा, जिस बंदे का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, ये इनेविटेबल है, क्योंकि ये हमें काम नहीं करने देंगे। लेकिन इज्जत और एहतराम के साथ इंक्वायरी करें ना। एक अस्पताल है, वहां पे हजारों मरीज हैं, आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? तो मेरा एतराज इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पे नहीं है, मेरा तर्ज अमल पर है। मैं कहता हूं रेड करना गैर मुनासिब चीज है। अगर नाजायज बैठे हैं, मुझे शवाहिद ला दें। मेरी जो इत्तला है कि अभी तक उनकी रिटायरमेंट नहीं हुई। अगर अब लोगों का जो इंटरेस्ट है, मैं तो ये कहता हूं कि अगर एक्सटेंशन किसी की बनती है तो ऐसे डायरेक्टर्स की बनती है जो कि काम कर रहे हैं। 2015 से मैंने जो आपको फिगर्स दिए हैं, ये आप खुद चेक करें ना, आप खुद मानते हैं। तो एक तरफ आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार NICVT काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और जिस शख्स के अंडर काम कर रहे हैं, जिस इंतजामिया के अंडर काम कर रहे हैं, आप कह रहे नहीं, उस पर हमारे एतराजात हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं आपको बैलेंस बात करनी चाहिए। मैं समझता हूं जिन लोगों ने खिदमत की है, इंसानियत की खिदमत की है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये करके खान साहब मदीने की रियासत का जिक्र अक्सर करते रहते हैं। इससे पहले वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान में ईरान जैसे इनकलाब की जरूरत है। अब उन्होंने नई बात कर दी है कि चीन का निजाम जो है वो पाकिस्तान में लाना चाहता हूं, तो क्या आप लोग साथ देंगे उनका? चीन से मुझे याद आया, चीनी तो इस कौम को दे दें। वो चीनी अगर कौम को दे देंगे तो मैं समझता हूँ लोग ये निजाम की इतनी ज्यादा बात नहीं होगी। मैं समझता हूँ वजीर आजम को अब बातों से बाहर निकलने की जरूरत है। कभी वो मदीने की रियासत, कभी ईरान, कभी चीन, कभी कब्र, ये इनसे कोई मसाइल हल नहीं होते। मैं समझता हूँ एक आम आदमी मुंतजिर है उन 1 करोड़ नौकरियों का, उन 50 लाख घरों का, उस मुआशी इस्तेहकाम का जिसका वजीर आजम ने वादा किया था। वजीर आजम ने कहा था कि वो IMF नहीं जाएंगे, कर्जे नहीं लेंगे। जिस तरीके से पिछले 2 सवा 2 साल में इन्होंने कर्ज लेने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं,
मैं समझता हूँ उसकी मिसाल कोई और नहीं है। तो मैं समझता हूँ वजीर आजम को अपने नोटिस लेने पर अब नोटिस लेने की ज़रूरत है। जितना कम नोटिस लेंगे उतना बेहतर है। जी बैरिस्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने तालिबान के हवाले से धमकी दी नून लीगी कारकुनान को। इससे पहले मोहतरमा भी उनका नाम जो है वो नॉमिनेट कर चुकी थी कि अगर उनको कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही साथ जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की गिलगित में, और उन्होंने भी वहाँ पे एक धमकी लगाई कि टांगें अभी कांपेंगी और पसीने। क्या एक अच्छा, वज़ीर आज़म ने चूंकि नोटिस लिया है और बात की है तो टांगे तो आवाम की कांप रही हैं इस वक्त, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब जब वो नोटिस लेते हैं तो टांगे कांपती हैं, लेकिन वो एक आम आदमी की, गरीब आदमी की टांगे कांपती हैं। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ बात करने पर बिलीव करती है और कोई और चीज़ नहीं, काम करने का तो इनको ना शौक है ना इनकी अहलियत है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो बात की, मैं समझता हूँ शर्मनाक बात है। अगर मिनिस्टर फॉर इंटीरियर इस तरह की बात करेगा, काबिल अफसोस है। मैं समझता हूँ इन लोगों को धमकियों से निकल कर काम करने की ज़रूरत है। काम करेंगे तो मैं समझता हूँ ऑपोजिशन को भी इनको इल्ज़ाम लगाने का मौका नहीं मिलेगा। ज़रूरत इस बात की है कि वफाकी हुकूमत को अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और कम से कम बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये बात करते हैं उतने ज़्यादा ये लोग एक्सपोज होते हैं। ये फरमाइए कि जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती हैं जिनके मिनट्स बाहर लाए जाते हैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, क्या ये सही है मुल्क वफाक में, जिससे हरकत होती है फिर इदारों की, और आप देखते हैं इंडियन चैनल्स में क्या हो रहा है, तो इस तरह से नून लीग को क़यादत को यहाँ नोटिस नहीं लेना चाहिए था। देखिए, मैं समझता हूँ कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स इन कैमरा इसलिए होती है कि उनको राज रखना होता है, और मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें जो कि रियासत पाकिस्तान से पर्टेन करती हैं, उनको अगर इन कॉन्फिडेंस आपको बताया जाता है, उसको शेयर करने की जो चीज़ इन कैमरा है वो इन कैमरा रहनी चाहिए। गलत है, और पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह की चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, कभी इस तरह की चीज़ के बारे में बात नहीं की। मैं समझता हूँ अगर किसी ने कोई बात इन कॉन्फिडेंस कही है, इन कैमरा कही है, अगर वो कॉन्फिडेंशियल बात है, उसको कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। जी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर ज़िले का दर्जा दे दे तो शायद नेक्स्ट डे सारे मसले हल हो जाते। मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है कि ज़िले का दर्जा इसी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया और हमें तनकीद का निशाना बनाया गया कि आप क्यों ज़िले का दर्जा दे रहे हैं, और जब नोटिफाई कर दिया गया तो अब तनकीद इस बात की हो रही कि आपने मसाइल हल नहीं किए। भाई, टाइम लगता है चीज़ों को करने में, चीज़ों को मैनेज करने में। आपने कहा गैस वहाँ नहीं मिल रही, तो गैस देना तो सुई सदन गैस कंपनी का काम है। सुई सदन गैस कंपनी तो माशाल्लाह इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा आपके सवालात को भी आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। किमाड़ी ज़िले को दर्जा देने का मकसद इस बात को शो करता है कि किमाड़ी के अंदर मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, जिनको हल करने के लिए उस नए ज़िले को क्रिएट किया गया ताकि उसकी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम हो सके। जी, आपने जिक्र किया वफाकी हुकूमत और जिनकी जो सियासी आमा की सहूलियात हैं, पीछे की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में 6 इंसाफ कार्ड का इजरा कर रही है और पूरे सूबे के आवाम के लिए कर रही है। सिंध में ऐसा कुछ प्लान है? दूसरा, इन कैमरा ब्रीफिंग की बात है, तो आईजी साहब का मामला इन कैमरा ब्रीफिंग में था, वो कहाँ तक पहुंचा जो इंक्वायरी होनी थी? मैंने पहले भी गुजारिश की है कि जो इन कैमरा प्रोसीडिंग होती हैं उसकी तफसीलात शेयर करना गैर मुनासिब होता है, और चूँकि आईजी साहब के हवाले से, उस इंसिडेंट के हवाले से जो वुज़रा की तफ्तीशी कमेटी है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कर रही है, इसलिए उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। जब उसकी रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाएगी, उसकी फाइंडिंग्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने सबमिट कर दिया जाएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी तो उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। दूसरा सवाल आपका क्या था? बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया। ये इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में कल के ऐलान से पहले तक मुफ्त इलाज नहीं किया जा रहा था। हमारे सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त इलाज होता है और मुफ्त इलाज हम कर रहे हैं, और NICVD उसकी बेहतरीन मिसाल है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उसकी बेहतरीन मिसाल है, JPMC उसकी बेहतरीन मिसाल है, NICH उसकी बेहतरीन मिसाल है, ऑप्थोमोलॉजी सेंटर हमारा हैदराबाद का उसकी बेहतरीन मिसाल है।
तो हम तो ये तमाम काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले 7 साल बाद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके अस्पतालों में आम आदमी से लगता है अखराजात लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, अद्वियात के पेमेंट ली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जाती। जी सर, एक ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, 13 साल बच्ची है आरजू मसीह, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जबरी तौर पे जो है उसका मदद जो है वो चेंज कराया गया और 44 साल आदमी से उसकी शादी हुई है। इस हवाले से मसीह बरादरी जो है वो भी एहतजाज कर रही है। तो सिंध में सर इस हवाले से क्या लॉज हैं और ये इस तरह की जो वाक़यात हैं जबरी तौर पर मजहब तब्दील करने के ज़्यादा वाक़यात सिंध में जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं जो फैक्ट्स बताते हैं, इसके ऊपर सर थोड़ी सी बात। मैं समझता हूँ बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ थी ये जो बच्ची के साथ वाक़या हुआ। ये जैसे ही सिंध हुकूमत के नोटिस में इस मामले को लाया गया, फौरी तौर पर सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की जिसके तहत हमने इजाज़त मांगी अदालत से कि इस बच्ची को फौरी तौर पर शेल्टर होम या दारुल उलूम में शिफ्ट किया जाए जब तक अदालत फैसला नहीं करती इसकी उम्र के हवाले से। चूँकि कुछ लोग ये क्लेम करें कि उसकी उम्र 18 साल है, लेकिन नादरा के जो डॉक्यूमेंट सिंध हुकूमत ने और पुलिस ने निकलवाए उसके बकौल उस बच्ची की उम्र 13 साल है। आज सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर जिसके अंदर उस बच्ची का नादरा से इशू किया हुआ बेफॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट और उसका स्कूल का सर्टिफिकेट हमने जमा कराया। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमारी दरख्वास्त के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि उस बच्ची को फौरी तौर पर लोकेट करके दारुल उलूम में शिफ्ट किया जाए। सिंध के अंदर ये बड़ा क्लियर कट कानून मौजूद है कि 18 साल से कम उम्र किसी भी बच्चे या बच्ची की शादी नहीं हो सकती। तो मामला ये अदालत में सबजुडिस है। इस अदालती फैसले के बाद उस बच्ची को इंशाअल्लाह दारुल उलूम शिफ्ट कर दिया जाएगा और अदालत उसकी उम्र के हवाले से जब फैसला कर देगी तो उसका अगर निकाह अगर ये साबित हो जाता है कि उसकी उम्र दर हकीकत 13 साल है तो फिर सिंध के कानून के बकौल उसका निकाह नहीं हो सकता और उसके निकाह को कलअदम करार दे दिया जाएगा। जी दारुल अमान को शिफ्ट कर दिया जाएगा और सॉरी दारुल अमान शेल्टर होम। सिंध हुकूमत ये खबरें आ रही है कि सिंध हुकूमत कानून जगह जो है जो पहाड़ है उसके डे नाइट को लीज करी जा रही है जिसके घर के लोगों को शदीद जो है वो इतराज़ात हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पे मैंने पहले भी कहा है, हमारे जो वजीर हैं माइंस एंड मिनरल के उन्होंने भी कहा है। मैं एक बार फिर आपके सामने गोश गुजार कर देता हूँ कि कारूंजर के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये गलत है, बेबुनियाद है। कोई लीज देने का फैसला सिंध हुकूमत ने नहीं किया है। इस तरह की कोई तजवीज़ भी इस वक्त सिंध हुकूमत के अंदर ज़ेर गौर नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, 10 दिन के लिए उस फैसले को मौखर किया गया। क्या हुआ उस मामले का? छुट्टियां मंजूर कर ली गई, क्या हुआ? अभी तक मैं समझता हूँ उन्होंने छुट्टियों को खुद दरख्वास्त को विड्रॉ किया था चूँकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस मामले का नोटिस लिया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रिक्वेस्ट पे और उनकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसको सामने आना है। तो मेरे ख्याल में 2-4 रोज़ में वो चीज़ सामने आ जाएगी, उसके बाद फैसला कर लिया जाएगा। और इसके अलावा दीगर चीज़ें जो है लोगों की जो सैलरीज है वो कम है, उसके बावजूद जो है किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए 2000 गंदम बंद का ऐलान किया, जिसकी वजह से आम आदमी पे बड़ा नुकसान होगा उसका। दूसरा ये कि शहर भर के अंदर सूबे भर के अंदर हर चीज़ जो सब्जी है, फल है, फिर उसके बाद अंडे हैं, ये सबसे ज़्यादा ये महंगे चल रहे हैं इस वक्त। इसके ऊपर से हुकूमत क्या कर रही है? बिजली वफाकी हुकूमत महंगी करती है, गैस वफाकी हुकूमत महंगी करती है, डीजल वफाकी हुकूमत, मिट्टी का तेल वफाकी हुकूमत, फर्टिलाइज़र वफाकी हुकूमत, और फिर हमें कहते हैं कि जी आप कीमतों को कंट्रोल करें। जब तक ये अपनी नालायकी ख़त्म नहीं करेंगे और ये जो बेदुरेख रॉ मटीरियल की कीमतों में ये लोग इजाफा करते हैं तो एंड प्रोडक्ट तो नेचुरली फिर महंगी होगी। तो मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है और ये जो सारी बेसिक प्राइसेस हैं इनको सही मानों में रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जो गंदम के आपने बात की, ये किसान इस मुल्क को चलाते हैं। इस मुल्क की 70% आबादी जो है ना वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो आप 70% आबादी का भला करें और जब उसका भला होगा तो पूरी कौम का भला होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके किसान का पेट भरा होगा तो किसान काश्त सही तरीके से करेगा, और जब काश्त सही तरीके से होगी तो आपको फिर रशिया से, यूक्रेन से या किसी और मुल्क से गंदम मंगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो काश इनको
हमारे हुक्मरानों को ये ख्याल पहले आया होता तो शायद ये परेशानी पाकिस्तानी कौम को इस वक्त लाहक नहीं होती। आखिरी क्वेश्चन। ये बताइए कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने को सूबा बनाने का ऐलान किया, इस तरह के ऐलान के बाद मुमकिन है क्या कानून वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने आप को बादशाह समझते हैं और वो बस शाही फरमान अपना इशू करते हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि किस तरीके से इलेक्शंस के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह के ऐलानात कर रहे हैं। वफाकी वुज़रा वहाँ पर मौजूद हैं और एक वफाकी वज़ीर का मैंने स्टेटमेंट देखा कि जितने वोटों की लीड होगी उतने करोड़ रुपए वफाकी हुकूमत वहाँ लगाएगी। तो मैं समझता हूँ ये तो क्लियर कट प्री पोल रिगिंग है जो कि वफाकी हुकूमत और वफाकी मशीनरी गिलगित बल्तिस्तान में लगा रही है। इलेक्शन कमीशन को इसको नोटिस लेना चाहिए और फौरी तौर पर इन चीज़ों को रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।